हाँ तो भैया अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं 2019 पिछले साल वाला बीएचयू का पेपर 2019 का सॉल्यूशन है ना बीएचयू के लिए। अभी ये वैसे तो प्री यूजी का है लेकिन प्री पीजी और पीएटी आईसीआर सभी लोगों के काम आने वाला है, क्योंकि उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से उन सब पे भी मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, है ना। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। काम की चीज़ें आपको जो भी लगे आप नोट डाउन करते जाना, पेन कॉपी लेकर के बैठना, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं भैया। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर लीची के लिए कि इसका ओरिजिन प्लेस क्या है ना। तो सब लोग जानते हैं लीची का ओरिजिन प्लेस क्या है, चाइना है, ठीक है। और लीची से अगला क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में हाईएस्ट प्रोडक्शन हाईएस्ट एरिया, तो आंसर आएगा बिहार। लीची का खाया जाने वाला कौन सा पार्ट होता है, विच पार्ट एडिबल, तो उसमें आंसर आएगा एरिल, है ना। एरिल वाला हिस्सा खाया जाता है। और लीची से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि नहीं बनता है वो है लीची एक सिंगल सीडेड क्या होती है, नट होती है ना। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं। सिंगल सीडेड नट में आता है लीची और सिंगल सीडेड बेरी उसमें आता है एरेक नट। एरेक नट मतलब अपना जो सुपारी होती है ना। और सुपारी से दूसरा क्वेश्चन, एरेक नट से सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि वैरायटी कौन कौन सी, तो इसमें मंगला और सुमंगला। तो याद रखना भैया, घर में पूजा पाठ जो भी होती है हिंदुओं में उसमें मंगल कार्य में क्या उपयोग होती है, सुपारी उपयोग होती है। तो मंगला सुमंगला ऐसे याद रहेगा ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आम की आम्रपाली संकर किस्म है। आम्रपाली कल्टीवेटर ऑफ मैंगोज हाइब्रिड ऑफ किसका क्रॉस है। सिंपल सी बात ये है। आम्रपाली के बारे में पहले बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सबसे पहले तो हाइब्रिड वैरायटी किसका हाइब्रिड है, तो याद रखना आप आम्रपाली ए से आ रहा है, डीएनए याद रखना। डी और एन के क्रॉस से बन रहा है ए। डी मतलब दशहरी और एन मतलब नीलम, है ना। तो डी एन ए, ठीक है। आंसर तो वैसे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। डीएनए याद रखना। आम्रपाली की हाइट होती है कम और आम्रपाली हाइब्रिड वेराइटी है और हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए यूज होती है, ठीक है। HDP लिख देता है शॉर्ट में। हाई डेंसिटी प्लांटिंग का मतलब क्या है, तो बोले जहां 1 हेक्टेयर में जनरली 10x10 पर जो स्पेसिंग पर जो दूसरी वेराइटी लगाई जाती है, तो 1 हेक्टेयर में 100 प्लांट्स आते हैं, लेकिन यहाँ 2.5x2.5 लंबाई प्लांट टू प्लांट रोड टू रोड डिस्टेंस की अगर अपन बात करें तो वो 2.5 रखी जाती है ना। तो इसलिए यहाँ 1 हेक्टेयर में जो है 1600 प्लांट लगाए जा सकते हैं। आ रही है बात समझ में। तो इसीलिए जो है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए बेस्ट वैरायटी कौन सी है, आम्रपाली है। किचन गार्डनिंग के लिए पूछ ले मैंगो की बेस्ट वैरायटी कौन सी है, तो भी आम्रपाली आएगा, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, ब्लांचिंग आवश्यक क्रिया होती है, ठीक है। तो ब्लांचिंग समझ लो पहले तो होती क्या है। तो जब भी केनिंग करते हैं तो केनिंग के पहले वेजिटेबल्स, ओनली फॉर वेजिटेबल्स नॉट फॉर फ्रूट्स, ये याद रखना। ये हमेशा वेजिटेबल में ही होती है, इतना याद होगा तो ये क्वेश्चन वहीं आपका सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके पास में, राजमा मक्का आम हो नहीं सकता, आंसर आएगा फूल गोभी। फूल गोभी का खाया जाने वाला हिस्सा कर्ड होता है। तो दूसरे वेजिटेबल्स जितने भी होते हैं इन सबको डब्बाबंदी करने के लिए केनिंग के पहले क्या करते हैं, मुलायम बनाते हैं और खराब ना हो। खराब कौन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया। तो इनको एक्टिविटी को कम करने के लिए, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कम करने के लिए क्या की जाती है, ब्लांचिंग की जाती है एंजाइम्स को निष्क्रिय करने के लिए। कौन सा एंजाइम, तो फिनोलेज एंजाइम, ऐसा ध्यान रखना, ठीक है। एंजाइम पूछा जाता है किसके लिए, तो वेजिटेबल्स के लिए। किस टेम्परेचर पे करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे करते हैं। कितनी देर के लिए करते हैं, 2 to 5 मिनट के लिए करते हैं, ताकि सब्जियां मुलायम हो जाए, एंजाइम की जो है एक्टिविटी कम हो जाए, बैक्टीरियल एक्टिविटी कम हो जाए, आसानी से डब्बे के अंदर सब्जी घुस जाए। और उसके ऊपर डाल देते हैं फिर नमक वाला पानी, जिसको कहते हैं ब्राइन 2% वाला, ठीक है। इस तरह डब्बा पैक करके और पहुंचा देते हैं जहां जरूरत है। तो ये हो गया भैया ब्लांचिंग किसके लिए, कॉलीफ्लावर के लिए। किस हेरो की कार्यक्षमता सर्वाधिक होती है, हाईएस्ट वर्किंग कैपेसिटी किसकी होती है, तो भैया आंसर आएगा डिस्क हेरो की, है ना। इसी को ही तवेदार हेरो भी कहते हैं। हेरो, कोल्पा, डोरा जिसको बोलचाल में कहते हैं। बेल वाला तुम सबने देखा होगा, मालवा निमाड़ में ट्रैक्टर वाले हेरो के उपयोग की जरूरत नहीं पड़ती जनरली, है ना। क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा जहाँ पर वीड्स होते हैं, कठोर परत होती है, तो उसको तोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। मेन पर्पस क्या है हेरो का, हेरो चलाने का, तो उसका कारण होता है वीडिंग करना, ठीक है, वीड को हटाना। तो यहाँ पे और ऊपरी परत को तोड़ना। तो यहाँ पे डिस्क हेरो की वर्किंग कैपेसिटी हाईएस्ट होती है। पूछ ले कितनी, तो 1.5 to 2 हेक्टेयर पर डे,
ठीक है। जबकि अदर जितने भी हीरो हैं उन सब के लिए आप याद रखना मोटा माटी की 1.25 हेक्टेयर पर डे, यहाँ 1.5 से 2 हेक्टेयर पर डे आएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है बोडो मिक्सचर। बोडो मिक्सचर की लंबी कहानी सब लोग जानते हैं, मिलार्डेट साहब थे, है ना, और इनकी मदद करी थी डेविड साहब ने, ठीक है। तो प्रोफेसर मिलार्डेट प्रोफेसर थे, बॉटनी के प्रोफेसर थे। फ्रांस में बोर्डियाक्स नाम की जगह है, ठीक है, वहाँ पर जो है चर्च और यूनिवर्सिटी की जो बाउंड्री वाल है उस पर वाइन ट्री लगे होते हैं। वाइन ट्री मतलब अंगूर, उससे वाइन बनती है इसलिए नाम दे दिया वाइन ट्री। तो अंगूर के जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, तो उनको उनमें जब अंगूर लगते हैं तो राह चलने वाले लोग जो है तोड़ तोड़ के खाने लगते हैं, चुराने लगते हैं। छोटे केवल इंडिया में थोड़ी होते, सब जगह होते हैं। तो वहाँ से वो लोग तोड़ने लगते हैं। तो तोड़ने से बचाने के लिए ये लोग क्या करते थे कि तगाड़ी में जो है चूना लेते थे और चूने के साथ में थोड़ा नीला थोथा मिला लिया। नीला थोथा मतलब कॉपर सल्फेट CuSO4, जिसको तूतिया भी कहते हैं बोलचाल में, है ना। तो मिलाया और मिला करके इसको छिड़क देते थे पौधों के ऊपर। अब वहाँ पौधा जो है नीला सफ़ेद हो जाता था, खाने में कड़वा लगता था, इसलिए लोग उसको तोड़ते नहीं थे। तो वहाँ क्या है, बीमारी आई अंगूर के पौधों में। अब बीमारी जब आई, मिल्ड्यू बीमारी आई, है ना। तो बीमारी जब आई डाउनी मिल्ड्यू, तो उन्होंने देखा, प्रोफेसर साहब ने ऑब्जर्व किया कि बाकी सारे जो वाइन यार्ड जितने भी है बगीचे हैं उनमें तो बीमारी फैल रही है डाउन मिल्ड्यू, लेकिन यहाँ नहीं दिखाई दे रही है सड़क के किनारे जिन पे ये छिड़का हुआ था। तो उनको आइडिया मिला कि हो ना हो ये एक तरह से एंटी फंगल का काम कर रहा है। तो इस काम में उन्हें हेल्प ली डेविड साहब की, और इस तरह इन्हें फॉर्मूला तैयार किया 5-5-50 का। 5 पौंड जो है CuSO4 लिया, 5 पौंड जो है इनने अनबुझा चूना। अनबुझा चूना मतलब अपना खड़ी वाला चूना, जिसको कली का चूना भी कहते हैं, दीवार पोतते हैं गाँव में और टैंक वगैरह भी पोत लेते हैं उससे, है ना। और जो खाने वाला चूना आता है उसमें पानी मिला हुआ होता है, बुझा हुआ होता है वो तो, है ना। तो बिना बुझा हुआ जो चूना होता है, क्विक लाइम जिसको कहते हैं, 5 पौंड वो लिया और 50 गैलन पानी मिला लिया। तो 5-5-50 के रेशो में इस तरह से इन्होंने एक मिश्रण तैयार किया जिसको नाम दिया बोर्डो मिक्सचर, ठीक है। तो इसका उपयोग हुआ किसमें, डाउनी मिल्ड्यू और अदर फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में। इसीलिए इस मिक्सचर को के ट्रीटमेंट को कहा जाता है मिलार्डेट डेविड ट्रीटमेंट या बोर्डो डेविड ट्रीटमेंट, है ना। तो ये याद रखना भैया, ये हो गया। फिर इसके बाद में अगला है सब्जी की खेती क्या कहलाती है ना। तो सब्जी की खेती कहलाती है, क्या कहलाती है, सिंपल सी बात है भैया, ओलरीकल्चर कहलाती है, फ्लावर की फ्लोरिकल्चर कहलाती है, कृषि एग्रीकल्चर हो गया, और पोमोलॉजी जो है फ्रूट कल्टीवेशन कहलाता है। पोमोलॉजी के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, गड़बड़ होती है, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है तो आप लोग ग्रीक लगा देते हैं, लेकिन ये लैटिन प्लस ग्रीक दोनों से मिला जुला है। पोमो शब्द पोमोन से आया है जिसका मतलब फ्रूट होता है, और लॉजी मतलब तो स्टडी, आपको मालूम ही है। सो स्टडी अबाउट प्रोडक्शन, कल्टीवेशन, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरिंग एसेट्रा एसेट्रा ऑफ फ्रूट्स, ये क्या हो गया, पोमोलॉजी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोपण के लिए गन्ने के एक टुकड़े में कितनी आंख होनी चाहिए। गन्ना पहले समझ लो कि इसमें जो इसका अपर पार्ट टिप पार्ट होता है, मतलब 1/3 पार्ट ऑफ द शुगर केन, ऊपर का 1/3 हिस्सा, वो भी 10 महीने पुराना होना चाहिए। तो उसके अंदर ग्लूकोज का कंटेंट हाईएस्ट होता है, एंड हाई ग्लूकोज कंटेंट जो है वो हेल्प करता है वापस से ग्रो करने में, इसमें जो आई वर्ड्स होती है उनको। तो इस 1/3 पार्ट को तोड़ते हैं, इसमें जो 3 आंख वाले टुकड़े होते हैं उनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आंसर इसका ए आएगा। और 3 आंख वाले कितने टुकड़े, तो आंसर आएगा इसका 35 से 40 हज़ार। और पूछ ले क्विंटल में कितना भैया, तो कहना 70 से 80 क्विंटल। लेकिन 2 आंख वाले अगर पूछ ले तो फिर क्या कहेंगे, तो फिर आंसर आएगा उसका 50,000 टुकड़े, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको याद रखना है। तो यहाँ 4-5 बातें हैं जो बताई है, उनको नोट कर लेना भैया। अगला है पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय। फर्स्ट सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जब बात हो तो फिर आंसर आता है मणिपुर इम्फाल, ठीक है। लेकिन ओनली फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहता, सेंट्रल ना कहता, तो फिर आता गोविंद वल्लभ पंत, है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर उत्तराखंड। तो ये बात ध्यान रखना भैया। तो उसके बारे में भी क्वेश्चन इसी पेपर में ही पूछा गया है, तो आगे अपन लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। अगला है ट्रैक्टर इंजन स्टार्ट करते समय रखते हैं। दुनिया की कोई सी ही गाड़ी हो, आपकी बाइक से लेकर ट्रैक्टर से लेकर कार तक, सब में ही अपन देखते हैं न्यूट्रल में रखते हैं, है ना। तो आंसर वही आएगा, न्यूट्रल गियर में रखते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, अच्छा क्वेश्चन है। आंसर है भैया सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, CDP 1952, है ना। CDP के बारे में याद रखना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में 1952। यहाँ 1948 भी लिखा हुआ है एक ऑप्शन, जिसमें शुरू हुआ था इटावा पायलट प्रोजेक्ट, अल्बर्ट मेयर साहब ने शुरू किया था, है ना, इटावा उत्तर प्रदेश से। फिर इसके बाद में अगला दिया हुआ है 1958, और 58 में आएगा पंचायती राज। और पंचायती राज की शुरुआत हुई थी नागौर, नागौर मतलब राजस्थान से, है ना।
और इसी तरह दिया हुआ है वो 1965, तो 65 में आएगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारतीय खाद्य निगम, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन भी 65 में ही था, और हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम भी 65 में ही था। तो ये तीन चीज़ें हैं ना 65 में, ऐसा ध्यान रखना है अपने को, ठीक है भैया। फिर इसके बाद अगला है इकाइनोक्लोआ फ्रमेंटिशिया, वानस्पतिक नाम है। तो इकाइनोक्लोआ कोलेनम, इकाइनोक्लोआ क्रसगेली, इकाइनोक्लोआ फ्रमेंटेशिया, ये स्पीसीज है इकाइनोक्लोआ की, और ये सारी स्पीसीज अलग अलग क्षेत्रों में आती है धान के खेत में मुख्यतः, ठीक है। इसीलिए इसको वाइल्ड राइस भी कह दिया जाता है, वाइल्ड पेडी भी कह दिया जाता है, जंगली धान भी कह दिया जाता है, बार्नयार्ड ग्रास भी इसी को कहते हैं, सावा घास भी इसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखना। निचले क्षेत्रों में लोलैंड राइस में अगर पूछ ले मेनली, तो वहां पे आएगा इकाइनोक्लोआ क्रसगेली। तो ये हो गया भैया, बार्नयार्ड इसी का नाम है, ठीक है, और वाइल्ड राइस भी इसी का नाम है, ऐसा ध्यान रखना। आगे बोला गया है लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम, टमाटर के बारे में सब जानते हैं, है ना। सोलेनम ट्यूबरोसम आएगा आलू, है ना, ओरेलियम सेपा आएगा प्याज, है ना। तो ये सारे हो गए भैया। आंवला हो गया फाइलेंथस इंग्लिका। फिर इसके बाद में है जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है। तो याद रखना भैया, जेली या आंवले बनाने के लिए अमरूद आएगा, अधपका आएगा क्योंकि पेक्टिन ज़्यादा होता है इनर वॉल के ऊपर, इसलिए अमरूद का उपयोग होता है। जबकि जैम बनाने के लिए, फल पाक बनाने के लिए उपयोग होता है सेब का, ठीक है। 1 एकड़ की रूपांतरित इकाई क्या है, तो 0.405 हेक्टेयर आएगा। जबकि अगर पूछ लेता 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ आते हैं, तो वहां पर 2.47 हेक्टेयर आता है ना। तो ये याद रखना। IVLP का अर्थ है, ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम, ये ध्यान रखना, इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम, ठीक है। गड़बड़ इसमें बहुत होती है, कई लोग इसको इंस्टीट्यूट कर देते हैं, कई लोग इसको जो इंडियन इंटरनेशनल कर देते हैं, तो आई में गड़बड़ होती है, ठीक है, और साथ में लिंकेज में प्रॉब्लम होती है, कई लोग इसको लेवल कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना, इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम आएगा, ना कि प्रोजेक्ट आएगा, है ना, प्रोजेक्ट भी लिख देता है कई बार। तो बी आंसर आएगा यहाँ पर। तो IVLF इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम जो है पायलट प्रोजेक्ट के तहत ICAR ने शुरू किया था, जिसमें हेल्प की थी राज्य के सारे कृषि विश्वविद्यालय महाविद्यालयों ने। इसमें क्या होता है कि वैज्ञानिक और गांव के किसान, इन दोनों के बीच में लिंक कैसे लाई जाए, ये काम किया गया था। उसका नाम ही वही है, देखो, इंस्टीट्यूशनल मतलब इंस्टीट्यूट्स जितने भी है, और विलेज मतलब गांव, इन दोनों के बीच में संबंध कैसे स्थापित हो कि कैसे लेब में जो रिसर्च चल रही है उसको फील्ड में कैसे पहुंचाई जाए, है ना। तो ये शुरुआत हुई थी IVLF में, इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये याद रखना भैया, 95 में शुरू हुआ था, 1995 में ये, और ध्यान रखना 42 केंद्र थे इसमें शुरुआत में, जिनमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को जोड़ के ये काम शुरू किया गया था, है ना। आगे बोला गया है किन्नो संकर किस्म किसकी है, तो किन्नो भैया मैंड्रीन की संकर किस्म है, ये ध्यान रखना। किन्नो किसकी संकर किस्म है, मैंड्रीन की संकर किस्म है, जो कि किंग और विलो लीफ का क्रॉस है, ये याद रखना। किसका क्रॉस है, किंग एंड विलो लीफ का, है ना। तो ये ध्यान रखना। फिर आगे यहाँ पे 2-3 शब्द और लिखे, नारंगी मतलब अपना संतरा, और लाइम और लेमन, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। तो याद रखना, लाइम का मतलब है भैया कच्चा नींबू, जैसे अपने यहाँ हरा नींबू मिलता है ना गोल वाला, उसको अपन कह देंगे लाइम। और लेमन मतलब क्या, तो लेमन आप लोगों ने देखा होगा, ये बड़ी होटलों में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पर जो है आपको जो नींबू मिलता है वो, अब वैसे तो कटा हुआ मिलता है, पर कभी ध्यान देना या नेट पे सर्च करना लेमन को, तो वो ढोलक के शेप में आपको दिखाई देगा, एग शेप में आपको दिखाई देगा, चोंच निकली हुई होगी उसकी, है ना, थोड़ी सी। तो ये होता है लेमन। लेमन का टेस्ट जो है वो सोर टू स्वीट होता है, मतलब खट्टा तो होता है लेकिन खट्टापन वो वाला नहीं होता जो अपने लाइम में नींबू में होता है, मतलब नींबू मतलब झंझना देगा आपको, है ना। और लेमन का थोड़ा सा जो है खट्टापन रहेगा लेकिन कम रहेगा, स्लाइटली सोर टेस्ट रहेगा, है ना। और अपने लाइम में हल्का सा सोर टू बिटर टेस्ट रहता है, तो ये थोड़ा सा अंतर रहता है इन दोनों में। अभी डिटेल में चर्चा करने के लिए तो फिर फ्रूट वाले टॉपिक पे ही डिस्कशन करना पड़ेगा। तो अभी अपन क्वेश्चन उससे रिलेटेड जो कॉमन चीज़ें वो देख लेते हैं ना। गंधी बग सब जानते हैं, धान में आता है, पेड़ी में आता है, बदबू मारता है प्रभावित क्षेत्र, और जो ये कीट रहता है इसीलिए इसको नाम दिया है, ठीक है। गंधी मतलब गंध वाला, याद रखना, गंधी बग गंध वाला बग, ठीक है। तो लेप्टोकोराइसा एक्यूटा इसका नाम हो गया, ठीक है, लेप्टोकोराइसा एक्यूटा, ये और ध्यान रख लेना भैया। एक सेकंड जरा भाई, कुछ कॉमन चीज़ें लिख रखी है वो आप लोगों को बता दूँ। हाँ भाई, इसके बाद में अगला पॉइंट दिया हुआ है
अरहर का सीड रेट कितना होता है? तो अरहर का सीड रेट होता है 12 to 15 kg पर हेक्टेयर, और साथ में यही सीड रेट होता है ज्वार के लिए भी, ये याद रखना। और 75 बाई 30 सेंटीमीटर स्पेसिंग पे इसको लगाया जाता है ना। प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस की बात करें तो रो टू रो होता है 75 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट होता है 30 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना। गुलाब का व्यावसायिक पौध प्रवर्धन, रोज इज कमर्शियली प्रोपगेटेड बाय, है ना। तो कमर्शियली प्रोपगेशन जो है अपने गुलाब का वो किया जाता है भैया टी बडिंग से, ठीक है। कमर्शियल मतलब सीधा सा है कि पैसे कमाने के लिए, जल्दी से जल्दी उत्पादन हो, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। अब वेजिटेटिव ग्रोथ का इंतजार करेंगे तो बीज से लगाना पड़ेगा, और बीज लगाएंगे 6 महीने में जाके पहले पौधा बड़ा होगा, अगले 6 महीने में फिर ब्रांचिंग होगी, फिर जाके प्रोडक्शन होगा। कब पैसा कमाएगा किसान? तो बोले सीधे हमको तो डायरेक्ट बोले पैसा चाहिए। बोले एक काम करो, आप पौधा पहले उगा लो, बड़ा कर लो, और उसमें डायरेक्ट फिर आप जो है बड लगाते जाओ। आपकी जो प्रोडक्टिव प्लांट्स हैं उनसे बड निकालो, कलिकाएं निकालो, और वो ले जाके प्लांट पे आप बडिंग कर दो बस। तो टी बडिंग से तुरंत प्रोडक्शन व्यावसायिक रूप से आपको मिलेगा। लेकिन यदि आप न्यू वेराइटी डेवलप करना चाहते हो तो फिर बहुत पेशेंस चाहिए आपको, है ना। न्यू वेराइटी डेवलप करना है, नई किस्म आपको तैयार करनी है, तो फिर सीड द्वारा जो है तैयार किया जाता है प्लांट, ठीक है। और साथ में ही कटिंग का भी उपयोग करते हैं, है ना। कटिंग मतलब कि कलम लिया एक जगह से, एक डाली निकाली कलम की और जाकर के दूसरे प्लांट पे लगा दी। तो ये कलम वाली विधि उपयोग में आती है मिनिएचर के लिए या बेबी रोज के लिए, है ना। छोटा वाला जो गुलाब आता है वैलेंटाइन डे वाला, तो उसमें उपयोग किया जाता है क्या? कटिंग। तो 3 बातें हो गई, टी बडिंग, सीड और कटिंग। कटिंग हो गया मिनिएचर के लिए, बेबी रोज के लिए, सीड हो गया न्यू वैरायटी डेवलप के लिए, और टी बडिंग तो फिर दिख ही रहा है आपको व्यावसायिक प्रवर्धन, कमर्शियल प्रोपगेशन के लिए। अनुवांशिकी के जनक कौन है? ठीक है, तो मेंडल बाबा आएंगे भैया, है ना। जेनेटिक्स के पापा कौन है? मेंडल है। मेंडल ने जो है लॉ दिए थे, कितने दिए थे? तो इनने दिए तो 2 ही थे, हमने अपनी सुविधा से उन 2 में 4 निकाल लिए, ठीक है। तो अपन बात करते हैं चारों की ही। चारों में पहला होता है लॉ ऑफ पेयर्ड यूनिट। गुणसूत्र हमेशा जोड़े में रहते हैं भैया, अकेला कोई नहीं रहना चाहता जीवन में, सबको ही जो है जोड़े में रहना है, पेयर में रहना है, सिंगल कभी नहीं रहना है। दूसरे नंबर पे बात आती है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब कि अलग होना चाहता है, जब जोड़ा साथ में रहेगा थोड़े दिन बाद मन भरेगा ही, अलग भी होएगा, है ना। वैसे यहाँ दूसरा लॉजिक है, यहाँ लॉजिक ये है कि कोई भी क्रिएचर या कोई भी चीज़ जो तैयार हो रही है उसके माता पिता होते हैं, 2 लोग होते हैं, उन 2 लोगों में से आधे आधे गुण होते हैं। जैसे एक बच्चे के माता पिता है तो माता से 50%, पिताजी से 50% कैरेक्टर आते हैं, जो कि स्पर्म और एग के थ्रू आते हैं, ना। तो स्पर्म एग जो है आधे आधे गुणसूत्र लेकर के आते हैं, ठीक है। तो ये जो गुणसूत्र बैठे हुए थे जोड़े में, इन जोड़े का एक सदस्य चला जाएगा, कि मान लो कि नर द्वारा स्पर्म दिया जा रहा है तो उसके थ्रू जो है जोड़े का एक सदस्य चला जाएगा, और एग के थ्रू एक सदस्य चला जाएगा। तो जैसे ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम होते हैं तो 23 दोनों के तरफ से आते हैं। इस तरह भैयू के अंदर अपन देखते हैं ना कि नाक तो मम्मी पे गई है, गाल तो पापा पे गए, ऐसी बातें होती है। तो दोनों से आधे आधे कैरेक्टर आएंगे। तो ये कैसे आएंगे? बोले अलग अलग दोनों से आधे आधे हो के आए, सेग्रीगेट हो के आए, अलग हो के आए, तो इसको कहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब दोनों के जब कैरेक्टर इकट्ठे होंगे बच्चे के अंदर, तो ऐसा तो है नहीं कि दोनों का ही पूरा पूरा कॉम्बो दिखाई देगा। बोले कुछ कैरेक्टर फादर के, कुछ कैरेक्टर मदर के। तो कौन से वो कुछ? तो बोले जो प्रभावी रहे, जो डोमिनेंट रहे वो वाले दिखाई देंगे, है ना। तो मान लो कलर हो सकता है कि फादर से दिखाई दे रहा हो, है ना। और हाइट हो सकता है मदर से दिखाई दे रही हो। तो कुछ कैरेक्टर फादर के, कुछ कैरेक्टर मदर के। कौन से? जो डोमिनेंट रहे, जो प्रभावी रहे वो दिखाई देंगे। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंसी, ठीक है। और फोर्थ होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या मतलब है? तो बोले कि मान लो फादर से कैरेक्टर आया था कलर का, तो जरूरी नहीं है कि फादर से ही हाइट का कैरेक्टर भी प्रभावी होना चाहिए। बोले कलर का है तो बोले हाइट का भी फादर का ही हो। एक कैरेक्टर दूसरे को प्रभावित नहीं करता। सारे कैरेक्टर्स, सारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए फ्री है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। इसी को कहा गया है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, ठीक है, लॉ। तो ये हो गए भैया 4 नियम। तो यहाँ पे और भी कुछ नाम लिखे हुए, फिशर और एरिस्टोटल। अरस्तु साहब जो है, एरिस्टोटल है फादर ऑफ बायोलॉजी इनको कहा जाता है, जीव विज्ञान के पापा कहा जाता है। और फिशर को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स, है ना। तो आधुनिक स्टैटिक्स के पापा कहते हैं फिशर साहब को, ठीक है। तो ये सारे आपके पास नोट्स में लिखे भी होंगे। नोट्स अगर नहीं हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, है ना। कॉन्टैक्ट नंबर सबको मेरा मालूम ही है, पुराने वीडियो लेक्चर में दे रखा है। नहीं मालूम है तो नोट करना, 9691829192, ठीक है। और कुछ ज़रूरत हो तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं, बेवजह फ़ोन नहीं करना है, ठीक है। और फ़ोन लगाने का समय भैया सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक, बाकी टाइम में फ़ोन बिल्कुल नहीं लगाना। अगला क्वेश्चन है, खुरपका मुंहपका बीमारी का प्रमुख लक्षण क्या है? ये बीमारी होती पहली बात तो 4 पैर वालों में, या सिंपल सी बात रखो, जिनके खुर होते हैं 2, है ना।
इवन हुफ्ड जितने भी होते हैं, दो खुर वाले, जैसे गाय का खुर आप देखोगे तो दो हिस्सों में टूटता है, ऐसे क्लिप बनती है उसमें, बीच में खाली जगह होती है, ठीक है। लेकिन यदि आप खुर देखोगे गधे का, गधे सबने देखी होंगे थे ना, गधे का पैर यदि आप देखोगे तो घोड़े का भी देखोगे तो उसमें बीच में कटा हुआ नहीं मिलेगा खुर, आ रही बात समझो, पूरा एक खुर मिलेगा। तो उनको नहीं होता है, जिनमें बीच में ऐसे जगह बनती, क्लिप बनता है, उनमें खुर पका मुंह पका होता है। नाम से पता चल रहा है खुर भी पक गया, मुंह भी पक गया, छाले हो जाते हैं दोनों में, मुंह में भी छाले हो गए, खुर के बीच में भी छाले हो गए, चल नहीं पा रहा, मुंह से लार टपक रही है ना। तो इसको कहते हैं फुट एंड माउथ डिसीज। तो फुट एंड माउथ डिसीज में मुंह और पैरों में छाले हो जाते हैं, है ना। फिर अगला क्वेश्चन पूछता है बैक्टीरियल है कि वायरल है, तो आपको कहना भैया वायरस से होने वाली बीमारी है। पूछो कौन से वायरस से होती, तो पिकोरना वायरस से होती है। इंडिया में यह बीमारी फैलती है क्या, बोले बहुत मोस्ट कॉमन बीमारी है अपने यहाँ की। तो अगर बारिश के टाइम में, रेनी सीजन में मेनली फैलती है। और आप देखना जंगली जो पशु घूमते रहते हैं अपने यहाँ पे, जो पाले नहीं जाते हैं, सड़क पे जो घूमते रहते हैं, बेचारी गाय घूमती रहती है, तो देखना कई बार पशु एक पैर उठाकर घसीट के चलता है और मुंह से लार टपकती रहती है, छाले हो गए होते हैं उनमें, वो जो है फुट एंड माउथ डिसीज ही है ना। तो ये याद रखना। क्वेश्चन इससे एक और आता है कि फुट एंड माउथ डिसीज में ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, तो ट्रीटमेंट में करते हैं यहाँ पर फुट बाथ देते हैं, है ना, या उसी को कहते हैं पाद स्नान दिया जाता है। कॉपर सल्फेट का घोल बना देते हैं 1% वाला, और उसमें पशुओं की डुबकी लगवा दी जाती है, पैर डुबा दिए जाते हैं, दवाई लग जाती है, ठीक हो जाता है ना। तो बड़े काम की चीज़ है कॉपर सल्फेट। तो आगे आया भैया पश्मीना, एक नस्ल है, बकरी की नस्ल है भैया। पश्मीना को काश्मीरी भी कहते हैं, कश्मीर तिब्बत हिमाचल वाले क्षेत्र में मिलती है, इसलिए काश्मीरी नाम दे दिया। अब इसके शरीर पे जो बाल होते हैं उनके नीचे, बालों के नीचे रोएं पाए जाते हैं, उन रोओं को पश्मीना कहते हैं, जिनसे शॉल बनाई जाती है, बहुत महंगी होती है और बहुत गर्म होती है ना। हम लोगों ने तो नहीं देखी होगी क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, बहुत एक्सपोर्ट क्वालिटी की होती है, ठीक है। तो जहाँ बहुत ठंडी होती है, जहाँ ज़रूरत होती है और जिनकी पेइंग कैपेसिटी होती है, उन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है ना। कभी हिमाचल या फिर इधर जम्मू कश्मीर में जाओगे तो वहाँ दुकानों के ऊपर आप लोग पश्मीना शॉल यहाँ मिलती है, ऐसा स्लोगन हर जगह देख लोगे आप लोग, ठीक है। तो वो पश्मीना अलग अलग नस्ल से मिलती है, लेकिन बेस्ट क्वालिटी मिलती है काश्मीरी से, ठीक है। तो ये याद रखना भैया बकरी है। अगला क्वेश्चन है कि बैंगन के फल में कड़वा स्वाद जो है किसके कारण होता है, ठीक है। तो ये हो गया 173 नंबर पे। तो बैंगन में कड़वा स्वाद होता है भैया ग्लाइको एल्कलॉइड्स के कारण, ठीक है। सीधे सीधे रटने वाली चीज़ें हैं। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड जो है ये है प्याज के अंदर, है ना, उसके कसीले स्वाद के लिए, तीक्त स्वाद के लिए जिम्मेवार है। लाइकोपीन जो है इधर टमाटर में आ जाएगा कलर के लिए। कैरोटेनॉइड्स जो है ये गाजर में आएगा, लेकिन यहाँ ग्लाइको एल्कलॉइड और एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड ये दोनों मेनली याद रखना, ठीक है, पूछा जाता है। और लहसुन में पूछ ले तो फिर एलाइसिन आएगा, ये भी ध्यान रखना। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। क्रेब्स साइकिल को कहा जाता है, क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्रेब्स साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। तो दोनों ही आंसर आएगा, सिट्रिक एसिड चक्र और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र दोनों, सी आंसर आएगा। C4 पाथवे जो है इसको हेच एंड स्लेक साइकिल भी कहते हैं, हेच स्लेक नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए हेच और स्लेक साइकिल भी उसको बोलते हैं। C4 में 4 कार्बन परमाणु वाला प्रथम उत्पाद बनता है जिसको कहते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA, ठीक है। और पेप्केज एंजाइम उपयोग होता है। जबकि C3 साइकिल भी होता है और C3 चक्र के अंदर उसको कहते हैं केल्विन साइकिल, ठीक है। और 3 कार्बन परमाणु वाला प्रथम उत्पाद बनता है जिसको फास्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो वो बातें सारे साइकिल जब आप पढ़ोगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। सो अगला क्वेश्चन इज 175 नंबर का क्वेश्चन है अगला अपना। फर्टिलाइजर दैट सप्लाई वन मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट इज नोन एज वन मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट। अब मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, NPK। इनमें से जब केवल कोई एक सप्लाई करने वाला फर्टिलाइजर हो तो उसको एकल फर्टिलाइजर या एकल उर्वरक भी कहते हैं, सिंगल फर्टिलाइजर भी उसी को कहते हैं, स्ट्रेट फर्टिलाइजर भी उसी को कहते हैं। यहाँ दोनों ऑप्शन में दिए हैं, देखा जाए तो ये क्वेश्चन गलत है ना, इसमें ऑब्जेक्शन लिया जा सकेगा, बिल्कुल लिया जा सकेगा। तो यहाँ स्ट्रेट भी कहेंगे, सिंगल भी कहेंगे, सिंपल भी कहेंगे, 3 नाम है, स्ट्रेट, सिंगल, सिंपल फर्टिलाइजर, ठीक है। तो जब एक सिंगल या सिंगल मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट यदि वो प्रोवाइड कर रहा है तो उसको कहेंगे, ठीक है, स्ट्रेट फर्टिलाइजर। यदि मिक्स कर दें दो एकल उर्वरकों को, यदि मिक्स कर दे तो वो हो गया मिश्रित उर्वरक, मिक्स्ड फर्टिलाइजर, ठीक है। लेकिन एक से ज़्यादा यदि प्रोवाइड करवा रहा है प्लांट न्यूट्रिएंट, मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट, एक से ज़्यादा यदि एक ही फर्टिलाइजर में मिल रहे हैं, जैसे DAP डाई अमोनियम फास्फेट, ठीक है, 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस, ठीक है, तो उसको कहेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, है ना। तो स्ट्रेट का एग्जाम्पल हो गया यूरिया। आगे
विश्व में धान उत्पादन करने वाला अग्रणी देश है। तो विश्व की बात तुम सब जानते हो, विश्व में चाइना आगे है प्रोडक्शन में, हम तो आगे हैं किसमें, फैलने में, मतलब एरिया फैलाने में हमारे यहाँ एरिया सबसे ज़्यादा है। ठीक है, प्रोडक्शन हाईएस्ट है चाइना का, एरिया सबसे ज़्यादा है इंडिया का। ठीक है, एरिया में चाइना सेकंड नंबर पे है और प्रोडक्शन में हम सेकंड नंबर पे है। सो आंसर इज चाइना। नेक्स्ट, अनिष्टकारी खरपतवार कांग्रेस ग्रास पार्थिनियम हिस्टोफोरस भारत में कहाँ से आया? कहाँ से आएगा? यूएसए से आया, बदमाशों ने गेहूं के साथ पहुंचाया था, है ना। मिट्टी का पीएच संकेत देता है, पीएच या तो एसिडिक होगी या फिर अल्कलाइन होगी। साथ यदि है, वैज्ञानिक सोरेनसन साहब ने पीएच स्केल दिया। पीएच में उन्होंने बताया भैया कि इस स्केल में अगर 7 नंबर पे पीएच आ रहा है, बोले सब कुछ सामान्य है, संत वाली स्थिति चल रही है। लेकिन बोले यदि 7 से कम होता जा रहा है, 6, 5, 4 की तरफ आता है, मतलब जितना कम होता जा रहा है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता जा रहा है। 7 से जितना ऊपर होता जा रहा है, बोले अल्कलाइन होता जा रहा है। ठीक है, क्षारीय प्रवृत्ति होती जा रही है। तो यहाँ पे ये अम्लता क्षारीयता दोनों को ही बताता है। ठीक है, कम ज्यादा पे डिपेंड करता है। विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति कौन करता है? 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, है ना। बड़ी गड़बड़ होती है। गड़बड़ ये होती है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर डिफरेंट क्रॉप्स आर रिकमेंडेड बाय, रिकमेंडेशन तो करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये क्या करता है? रिकमेंड करता है। किसको करता है? गवर्नमेंट को करता है, सरकार को करता है ना। तो ये कमीशन बोलता है कि देखो सरकार, इस साल बहुत खर्चा हो गया है, तुम लोगों ने 1900 की डीएपी कर दी है, महंगाई बढ़ाते जा रहे हो, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, बोले फसल इतने में नहीं फूटती, गेहूं जो है 2500 रुपये में लेना पड़ेगा। सरकार कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बोले 2500 रुपये में लेंगे, सरकार जो है बाकी काम कैसे करेगी? बोले सारा कुछ किसान को दे देंगे। तो बोले किसान को, बोले आदत है गरीबी में रहने की, बोले उसको तो अपन 2000 ही देंगे, भले तुम रिकमेंड कर रहे हो 2500। तो निर्धारित कौन करता है? निर्धारित करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन सलाह कौन देता है? सलाह देता है अपना प्राइस कमीशन। ठीक है, तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो यहाँ पे 2 बातें हैं, ध्यान रखना। रिकमेंडेशन पूछे तो ये, और डिसाइड कौन करता है? तो गवर्नमेंट। आगे आएगा गेहूं फसल की बीज दर क्या है? बीज दर डिपेंड करती है भैया कि आप किस तरह ले रहे हैं। ठीक है, क्रॉप को यदि वो सिंचित अवस्था में तो अलग सीड रेट होगी, असिंचित है तो अलग सीड रेट होगी। तो यहाँ पर जो है देखो, सबसे पहले बोला जा रहा है कि 60 से 80 केजी, 80 से 100 केजी, 100 से 120। तो आंसर आएगा इसका 100 से 120। मतलब जब भी आपको प्रश्न पूछे और 100 से 120 दिया हो और कंडीशन नहीं दी हो क्वेश्चन, जैसे अब यहाँ उसने इरिगेटेड अनइरिगेटेड कुछ भी नहीं कहा, तो आंसर आएगा 100 to 120, मतलब इरिगेटेड की बात चल रही है। लेकिन वो स्पेसिफिक कर देता कि अनइरिगेटेड कंडीशन में या फिर असिंचित अवस्था में, तो फिर आंसर बदल जाता, आंसर आता 80 से 100 या 75 से 100। ठीक है, तो ये कंडीशन ध्यान रखना। भैंस में दूध देने की अवधि क्या होती है? भैया भैंस दूध देती है, गाय भैंस दोनों कितने दिन दूध देती है? तो बोले 300 दिन दूध देती है। मिल्क प्रोडक्शन या मिल्किंग टाइम, लैक्टेशन पीरियड इज 300 डेज फॉर बोथ काउ एंड बफेलो, बट इट इज वेरी अकॉर्डिंग टू एनिमल्स। लाइक काउ का अगर हम देखें मिल्किंग टाइम, तो वो उसके गेस्टेशन के इक्वल होता है, और बफेलो में भी सेम। गेस्टेशन माने क्या? उसका गर्भावस्था काल। गाय का गर्भावस्था काल 9 महीने 9 दिन, भैंस में 10 महीने 10 दिन। 10 महीने 10 दिन को जोड़ो, 10 महीना मतलब गुणा कर लो 30 के साथ में 300, और 10 दिन मतलब 310। तो यहाँ आंसर आएगा इसका 310। देखो ये डमरू दिया हुआ है आंसर 310। लेकिन यदि गाय का कहता तो क्या कहते? तो बोले 280 से 300, है ना। तो मोटा माटी दोनों के लिए एवरेज निकाल दिया अपन ने 300। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना आप तो कि 300 दिन, अब 300 के करीब में जो लगा हो वो अपन लगाएंगे। तो इतना ही इसका क्या होता है? गर्भावस्था काल, इतना ही होता है दुग्धावस्था काल, है ना। दुग्धावस्था काल कैसे निकालेंगे? बोले एक बार भैयू के आने के बाद, बच्चे के आने के बाद से लेके तो दूसरे बच्चे आने के बीच में जितना टाइम उसने दूध दिया वो उसका लैक्टेशन पीरियड कहलाता है, मिल्किंग टाइम कहलाता है, दूध उत्पादन काल कहलाता है ना। 2 हैप्पी बर्थडे के बीच का टाइम, ऐसा याद रखना। मेरिनो ब्रीड भेड़ का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? मेरिनो स्पेन की है भैया, और मेरिनो बेस्ट अगर हम कहें कि वूल प्रोडक्शन करने वाली ब्रीड मेरिनो है। ठीक है, इससे टोटल वर्ल्ड का 40% प्रोडक्शन अकेला मेरिनो से होता है ऊन का, विश्व के कुल ऊन उत्पादन का 40%, क्योंकि मेरिनो से ही क्रॉस कर करके अन्य नस्लें बनाई गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और इसमें प्रमुख विशेषता है इसके गले पे सिलवटें पाई जाती है, और इसके सीन जो है वो मुड़े मुड़े होते हैं ना। वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा पिक्चर देखी होगी तुम लोगों ने, नहीं देखी है देखना, है ना। ये इंटरनेट पे सर्च करना मेरिनो, तो उसके सीन ऐसे जो है कर्ली हॉर्न देखोगे। टिक्का बीमारी एक आम बीमारी है। आम बीमारी मतलब आम की बीमारी नहीं है, बीमारी तो मूंगफली की है। ठीक है, लेकिन बहुत कॉमन डिसीज है। किसका? मूंगफली का। टिक्का में अरेचिडी कोला नहीं,
हाँ, अरेचिडी कोला से भी होता है, पर्सोनेटा से भी होता है, दोनों से होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भैया टिक्का के बारे में, मूंगफली में सर्कोस्पोरा, अरेचिडी कोला और सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा इन दोनों से होता है, ठीक है। अब इसमें ऊपर की तरफ नीचे की तरफ धब्बे बनते हैं, एक में पीले बनते हैं, एक में बीच में सफ़ेद होता है। अब ये डिटेल में डिस्कशन करने का टॉपिक है जो डिसीज वाले टॉपिक पे मिलता है। अभी अपन आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पे इतनी चर्चा नहीं करते। अगला है लासो, कवकनाशी का व्यापारिक नाम है। इलाक्लोर का व्यापारिक नाम है लासो, है ना। एक होता है केमिकल नेम और एक होता है ट्रेड नेम। तो इलाक्लोर उसमें केमिकल है और ट्रेड नेम उसका व्यापारिक नाम क्या है, लासो के नाम से बिकता है, ठीक है। जैसे ब्यूटाक्लोर जो है मेचेटी लिक्विड के नाम से बिकता है, मेचेटी द्रव के नाम से। एट्राजिन एट्राट्रॉफ के नाम से बिकता है। आइसोप्रोटिनोन का पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं भैया। ड्रिप सिंचाई प्रणाली का शुरुआत किया गया। ड्रिप हो, स्प्रिंकलर हो, कोई सी भी इरिगेशन की अच्छी मेथड हो, ठीक है, जिसमें कि वाटर सेविंग चल रहा है, समझना सब इजराइल से है। सारी टेक्नोलॉजी का गढ़ ही इजराइल है एग्रीकल्चर के मामले में, है ना। अपने इंडियंस को वहाँ जाना चाहिए, सीख के आना चाहिए। कई सारे लोग जाते हैं, सीख के आते हैं, ठीक है। मल्चिंग हुआ या फिर क्रॉप नेट हुआ, इस तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, सब इजराइल से आई है। आगे कहा गया है हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए करते हैं, आर्द्रता मापी। हाइग्रोमीटर मतलब कि ह्यूमिडिटी मेजरमेंट में उपयोग होता है। टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर का होता है, वर्षा के लिए रेन गेज का उपयोग होता है, सबको मालूम है ना। बाकी ये सारी चीजें नोट्स में दी हुई है। कुफरी चिप्सोना, चिप्सोना के नाम में छुपा हुआ चिप्स बनाने के लिए। चिप्स किसकी बनती है, आलू की बनती है, आलू की वैरायटी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है भैया पोटैटो की। आगे बोला गया पपीते का व्यावसायिक प्रवर्धन। पपीते का प्रवर्धन जब भी कहे, प्रोपोगेशन है ना, जब भी पपाया के लिए कहे, हमेशा आंसर आएगा सीड। सीड से ही प्रोपोगेट किया जाता है पपाया, ठीक है, और किसी से नहीं किया जाता। में से कौन सा एक रबी मौसम की क्रॉप है, ठीक है, रबी सीजन की क्रॉप इनमें से लिनसीड है ना। बाकी जूट, मेज, रागी ये तीनों ही खरीफ की है ना। तो ये रटने वाली चीज है भैया, नोट्स में सारी चीज दी हुई। सिट्रस कैंकर किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण होता है। जेंथोमोनास सिट्राई बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। कैंकर में जो है नेक्रोसिस होने लगता है, या कहें कि चकत्ते पड़ने लगते हैं और चकत्ते सूखने लगते हैं। जैसे आप देखेंगे नींबू संतरे के ऊपर जो है सिक्के की आकृति में, एग्जैक्ट गोल नहीं होता लेकिन वैसा ही हल्का गोलाई में लिया हुआ धब्बा बन जाता है और सूख जाता है वहाँ पे। वैसे ही पत्तियाँ भी सूखने लगती है। या आप देखते हैं कि जितने भी सिट्रस प्लांट होते हैं, नींबू, संतरा, मौसमी, इनमें जो है कि शाखा सूखने लगती है ना। तो ये कैंकर होता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे, है ना। तो याद रखना 2 अक्टूबर को गांधी जी थे और उनके 14 दिन बाद में क्या हो गया था, वर्ल्ड फूड डे हो गया था। तो इसका आंसर आएगा बी। भारत के किस राज्य को फलों का कटोरा कहा जाता है, इसका आंसर आएगा भैया हिमाचल प्रदेश। फ्रूट प्रोडक्शन वहाँ पे होता है, खूब सारे नट्स का प्रोडक्शन होता है। तो ये रटने वाली चीज़ है। डी सकरिंग की क्रिया, डी सकरिंग मेनली की जाती है अपने जो है बनाना में, लेकिन बनाना यहाँ पे दिया नहीं ऑप्शन में। इसका आंसर आएगा यहाँ पे तंबाकू। टोबैको में जो है डीसकरिंग बनाना जैसा नहीं होता, जैसे वहाँ स्वाड सकर्स होते हैं वो रखे जाते हैं और वाटर सकर्स को हटा दिया जाता है, लेकिन यहाँ टोबैको में ऐसा नहीं होता। टोबैको में क्या करते हैं, टॉपिंग कर देते हैं और टॉपिंग के साथ में जो इसमें साइड की गांच होती है, उनका टिप वाला पार्ट जिसमें फ्लावर प्रोडक्शन होने लगता है, फ्लावर आने लगता है, उस हिस्से को हटा दिया जाता है, ठीक है। तो जो साइड ब्रांचिंग होती है उसके टिप पार्ट को हटा दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है कलिकाओं को, बर्ड्स को। इसको यहाँ पे डिसकरिंग कहा गया है टोबैको में। टोबैको में डिसकरिंग वो केले जैसा नहीं होता, ऐसा ध्यान रखना, ठीक है। आगे तो जब यदि सर टोबैको भी मिल जाए और वहाँ केला भी मिल जाए तो फिर क्या लगाएंगे, तो फिर वहाँ पे आपको बनाना लगाना है, केला लगाना है ना। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरलिटी इज मेनली यूज्ड फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। व्हाट इज हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, तो वह मोर विगर एंड हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग सीड, है ना। तो ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाले, ज़्यादा विगर वाले, ज़्यादा ओज वाले अगर आपको सीड लाना, जैसे अपन कहते हैं भैया अपनी देसी मक्का लगाएंगे, छोटी सी भुट्टी लगेगी उसमें, वो भी कई बार खाली रह जाती है अंदर से, है ना, और छोटे छोटे दाने रहते हैं। लेकिन हाइब्रिड वाला आप मक्का लगाएंगे तो ये मोटे मोटे दाने चमकते हुए, ये लंबा भुट्टा मिलेगा उसका। तो बोले उसके लिए अपन क्या करते हैं, तो बोले उसके लिए कोशिका द्रवी नरबंधता का उपयोग करते हैं। अपन सब जानते हैं भैया कि कोई भी चीज़ यदि पैदा करनी है तो 2 लोग चाहिए हैं, एक नर चाहिए, एक मादा चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या किए कि 2 वैरायटी लगाई, ठीक। 2 वैरायटी को क्रॉस करवा के एक नई अपन जो है शक्तिमान टाइप की वैरायटी बनानी है अपने को, जिसको हाइब्रिड वैरायटी कहते हैं। अब ये दोनों में ही नर भाग निकलेंगे दोनों पौधे में। बोले एक पौधे का नर भाग जो है उसको आप जो है डिसेबल कर दो, उसको आप जो है कंट्रोल कंडीशन में ले आओ कि वो काम ही ना करे, उसको बंद ही बना दो बोले, है ना। तो उसको कहा साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, कोशिका द्रवी नरबंध्यता का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो एक प्लांट का नर वाला पार्ट काम नहीं कर रहा है, अब दूसरा वाला जो प्लांट जिसका नर काम कर रहा है उसका नर और ये पहले वाले का मादा, इन दोनों के कोलन और ओवम का उपयोग करके इस तरह से एक
नया प्लांट तैयार किया जाता है, इसको हाइब्रिड कहते हैं। तो उस प्लांट से जो सीड निकलेंगे वो हाइब्रिड सीड कहलाएंगे, ठीक है। एंथ्रेक्स एक गंभीर बीमारी है, एंथ्रेक्स खतरनाक बीमारी, मोस्ट हार्मफुल डिसीज, मोस्ट डेंजरस डिसीज, किनका, तो यहाँ पे आएगा सारे पशुओं का। पक्षियों में बीमारी नहीं होती है, जलीय जीवों में नहीं होती है, केवल एनिमल्स में होती है ना। एनिमल्स में भी यहाँ केटल बोला, केटल मतलब गोवंशी पशु है ना, गाय के वंश के पशु, तो ये ध्यान रखना भैया, केटल में होती है। एंथ्रेक्स किससे होता है, बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु से होता है ना। बर्ड्स में नहीं होता है, ड्वार्फ पिग में नहीं होता, बोने सुअर में भी नहीं होता है, और भेड़ की एक नस्ल होती है अल्जेरियन शीप, उसको भी नहीं होता है ना। आपको इतना डीप में अपने जाने की जरूरत नहीं, अपने काम का बस ये एंथ्रेक्स किससे बोले, जीवाणु, कौन सा, बेसिलस एंथ्रेसिस। तो किससे, किसमें होती है बीमारी, बोले पशुओं में होती है। अच्छा, इसका लक्षण याद रखना, मुंह नाक कान जितने भी प्राकृतिक छिद्र है यहाँ सारे, उन सब से ही ब्लड निकलने लगता है, ब्लैक फोमी फ्रोथी शाइनिंग ब्लड डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल नेचुरल ओरिफिसेस, है ना। इट इज अ साइन ऑफ एंथ्रेक्स डिसीज एंड देयर इज 100% मोर्टिलिटी रेट, 100% मृत्यु दर होती है, कोई नहीं बचता इसमें, है ना। खूब बीमारी की बातें चल रही है आजकल, ज़्यादा बातें नहीं करते अपन, बीमारी की आगे बढ़ते हैं। पौधों पे कैल्शियम की कमी के लक्षण सबसे पहले बड पे दिखाई देते हैं, नई पत्तियों पे दिखाई देते हैं, है ना। तो टर्मिनल लीव्स मतलब शीर्ष की पत्तियां जो है बिल्कुल टिप वाली, उन पे दिखाई देंगे। आई बात समझ में, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है भैया। फिर है ना, कैल्शियम का और बोरान का, इन दोनों का ही जो कमी का लक्षण है टर्मिनल पे दिखता है, ठीक है। जबकि यदि बात करें हम ओल्ड लीव्स पे, पुरानी पे, तो पुरानी पे आएगा एनपीके, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। एनपीके मांगे मोर, ऐसा याद रखना है, एनपीके एमजीएमओ, एनपीके मांगे मोर। अब मांगे मोर कौन, बोले पुराना वाला पत्ती, बहुत ज्यादा उसको जरूरत है, बोले एनपीके मैग्नीशियम मोलिब्डेनम की पुरानी पत्तियों पे आएगा वो, ठीक है। या उसको अपन कह सकते हैं निचली पत्तियों पे आएगा, ठीक है। लेकिन यदि कहा जाए कि नई पत्तियों पे, न्यू लीव्स पे कौन किसकी कमी के लक्षण दिखाई देंगे, ठीक है, तो नई पत्तियों पे आएगा आयरन, सल्फर, मैग्नीज और कॉपर, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक बनता है, फिर से मन क्यू डोला, है ना। फिर मतलब एफ ई, से मतलब एस, मन मतलब एम एन, और क्यू मतलब सी यू, डोला मतलब कुछ भी नहीं आएगा, है ना। तो फिर क्यू मन डोला में आएगा आयरन, सल्फर, मैग्नीज और कॉपर, ठीक है। तो इस तरह से ये आ जाएंगे नई पत्तियों पे, तो नई पर फिर क्यू मंडोला, ऐसा याद रख लेना, ठीक है। और पुरानी एनपीके मांगे मोर, और नई में तो आ जाएगा क्या, दो आ जाएंगे, कैल्शियम और बोरान। नई मतलब सीड्स वाली, है ना, सॉरी नई सीड्स वाली, ठीक है। नई पे तो क्या आएगा, नई पर फिर क्यू मंडोला, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से इनको याद रख लेना, बाकी तो सारी चीजें नोट्स में दी हुई है। इनमें से कौन सी एक नगदी फसल नहीं है, तो नकदी नहीं है यहाँ पे, पेडी धान, है ना। तो धान्य वर्गीय कोई भी फसल नगदी फसल में नहीं आती। कैश क्रॉप में तो वो आती है जिनको कमर्शियली हम यूज नहीं कर सकते, जिनको फैक्ट्री में ले जाके उपयोग किया जाएगा, तुरंत बेचो और फैक्ट्री वाला पैसा देगा, मोटा पैसा देगा, बोले गन्ना, कपास, मूंगफली, ठीक है। कपास से आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाएगा, शुगर जो है शुगर इंडस्ट्री में जाएगा केन, और मूंगफली जो है ऑयल इंडस्ट्री में जाएगा। तो इस तरह से इनका यूज होता है और इनसे ज़्यादा अच्छा पैसा मिलता है, कैश मिलता है, इसलिए कैश क्रॉप कहा गया है इनको, है ना। आगे भारतीय, अब जबकि जिनका फिक्स रेट है, जिनका अच्छा रेट नहीं मिलेगा, वो धान हो जाएगा, या जितने भी दूसरे गेहूं हो गया, है ना, ज्वार बाजरा मक्का हो गया, ये सारे क्या आ जाएंगे, जो है नकदी में नहीं आएंगे, कैश क्रॉप में नहीं आएंगे, ये कॉमन क्रॉप्स हो गए। अगला आएगा भारतीय हरित क्रांति के जनक। अब यहाँ हरित क्रांति के जनक आता, हरित क्रांति के पापा अगर पूछता तो यहाँ पे फिर क्या आता, तो वर्ल्ड वाइड यदि अपन बात करेंगे तो वहाँ पे फिर आंसर बदल जाएगा, है ना। वहाँ पे आएगा अपना स्वामीनाथन साहब, इंडिया के हैं, ठीक है। स्वामीनाथन साहब ने इंडिया में पंजाब से जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई, कब से हुई, 1965 से हुई। लेकिन वर्ल्ड वाइड यदि पूछे तो मेक्सिको से इसकी शुरुआत हुई थी, और नॉर्मनी बोरलॉग साहब ने स्टार्ट किया था, है ना। और शुरुआत हुई थी 1945 में, ठीक है। गेहूं और धान पर, ठीक है, दोनों क्रॉप को लेकर के चले थे शुरुआत में, है ना। और फिर इसकी लंबी कहानी है, रॉकफेलर फाउंडेशन आ जाएगा, और यहाँ पे फिर वैरायटी लेके आए अपने स्वामीनाथन साहब, और यहाँ पर फिर जो है लर्मा राजू और फलाना ढिमका, पूरी कहानी है लंबी चौड़ी। अभी इतना याद रखो कि भारत में पूछ ले स्वामीनाथन, वर्ल्ड वाइड यदि पूछ ले, इंडिया कंडीशन ना दे तो नॉर्मली बोरलॉग। कहाँ से शुरू हुई, इंडिया में पंजाब से, और विश्व में कहाँ से शुरू हुई, तो फिर उसका आंसर आएगा मेक्सिको से। विश्व में कब शुरू हुई, 45 में, इंडिया में कब शुरू हुई, 65 में, 1965 में, है ना। मक्का में कायिक गुणसूत्र, अब कायिक गुणसूत्र मतलब सोमेटिक क्रोमोसोम की बात चल रही है। सिंपल क्रोमोसोम नंबर पूछे तो भी आप समझना कायिक गुणसूत्र की ही बात चल रही है, आंसर आएगा 20। लेकिन बेसिक क्रोमोसोम नंबर पूछ लेता, एक्स की वैल्यू पूछ लेता तो 10 आता, है ना। द्विगुणित होती है, डिप्लॉइड होती है, तो
एक्स का वैल्यू आएगा 10, बेसिक नंबर आएगा 10, द्विगुणित है और टोटल क्रोमोसोम नंबर पूछ ले, कायिक गुणसूत्र पूछ ले तो आएगा 20। भारत में स्थापित प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, वही जो हमने कहा था शुरुआत में, है ना, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मणिपुर इम्फाल था। यहाँ पर यदि पूछ ले आपको कि प्रथम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सा है ना, तो गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर, ठीक है, उत्तराखंड। अब क्या है भैया कि गोविंद वल्लभ साहब हुए, गोविंद वल्लभ साहब जो है 1960 में स्थापित किया गया, उनके नाम पर गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तब वो जिंदा थे, 61 में उनकी फाइल बंद हो गई है ना, तो दुनिया से चले गए भैया 61 में। उनके जाने के एक साल पहले यूनिवर्सिटी की नींव रख दी गई थी, बड़ी खुशी की बात है। देश में उत्तर प्रदेश के पहले सीएम हुए ये और चौथे गृह मंत्री हुए भारत में, है ना, भारत के। तो इस तरह से भैया महान आदमी थे। इन्होंने गांधी जी, नेहरू जी और अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में स्वतंत्रता संग्राम में भी पार्टिसिपेट किया था, है ना। तो ये हो गया भैया 2019 बीएचयू का पेपर सॉल्व। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो बोले हैं उनको सेव करके रखना ना, कॉपी में नोट कर लेना। अगर लगा हो कि हाँ ये वीडियो काम का है तो आगे अपन और एग्जाम उनके भी वीडियो तैयार करेंगे, और लगता है नहीं कोई काम का नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं भी आराम करूँगा, है ना। तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, और बताना कैसा लगा ये, और कुछ यदि और आप लोगों को किसी टॉपिक पे चाहिए है वीडियो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी।